नमस्कार। पिछले कुछ वीडियो में हम बात कर रहे थे नेशन बिल्डिंग की, राष्ट्र निर्माण की। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्र निर्माण का उद्भव। भारतवर्ष में अनेक जाति, धर्म और संप्रदाय एवं भाषा भाषी के लोग रहते हैं, और अगर हम उन्हें देखें तो उनके भाषा, रहन सहन, खान पान में अंतर है। किंतु इन विभिन्नताओं के होते हुए भी जब वे अपने को एक समझते हैं तो कहा जा सकता है कि एक ही राष्ट्र के हैं। ऐसे राष्ट्र के लोग अपने वैयक्तिक और सामूहिक हितों को राष्ट्र के हित के लिए त्याग देते हैं। इस रूप में हम देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीयता का उद्भव किस तरह से हुआ। किसी भी राष्ट्र का जो गौरव है वो वास्तव में नागरिकों की एकता की भावना से होता है, जिसके द्वारा राष्ट्र का निर्माण होता है। और भारतवर्ष के सम्मुख एक महत्वपूर्ण समस्या यह थी कि जब भारतवर्ष 1947 में स्वतंत्र हुआ और साथ ही 1950 में गणतंत्र राज्य घोषित हुआ, तो उसके सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह थी कि देश के नागरिकों में देश के प्रति वफादारी की भावना कैसे उत्पन्न की जाए। एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण में राष्ट्रीय एकता की एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जहाँ विभिन्न भाषाओं के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं, वहाँ पर राष्ट्रीयता का उद्भव एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद किसी निश्चित क्षेत्र के प्रति निष्ठा की भावना है जो इन व्यक्तियों को अन्य राष्ट्र के व्यक्तियों से पृथक करती है। अगर हम भारत में राष्ट्रीयता के उद्भव की बात करें तो हमें देखना पड़ेगा कि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने किस तरह से भारत में राष्ट्रीयता की उद्भव की बात कही थी। उसमें सर्वप्रथम है A.R. देसाई। A.R. देसाई की अगर हम बात करें तो A.R. देसाई ने रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म में बात करी थी कि जिस अर्थ में राष्ट्र शब्द का प्रयोग आज किया जाता है वह मध्यम काल के राष्ट्र के अर्थ से भिन्न है। मध्यम युग के अंतिम चरण में राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ तथा जिन व्यक्तियों की निश्चित संस्कृति थी, निश्चित भूभाग पर निवास करते थे, एक पृथक सभ्यता थी तथा एक भाषा थी, उन्हें अन्य व्यक्तियों से मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से पृथक माना जाने लगा। A.R. देसाई क्या बात करते? A.R. देसाई कहते हैं कि जिस अर्थ में आज हम राष्ट्र की बात करते हैं, मध्यम काल में राष्ट्र का अर्थ इस अलग था। मध्यम युग में जब राष्ट्र का निर्माण राज्यों के द्वारा हुआ तो इस तरह से राज्यों का निर्माण हुआ जहाँ जिन व्यक्तियों की एक निश्चित संस्कृति थी, जो एक निश्चित भूभाग पे निवास करते थे, साथ ही उनकी एक अपनी पृथक सभ्यता थी, अपनी एक भाषा थी और अपनी एक संस्कृति थी, उन्हें अन्य व्यक्तियों से पृथक माना जाने लगा। इसी तरह हम बात करें जयप्रकाश नारायण की, जो उन्होंने नेशन बिल्डिंग एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जो G.S. देओल की पुस्तक है, वहाँ पर लिखा है कि राष्ट्र एवं राष्ट्रवाद, नेशन एंड नेशनहुड के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए वे कहते हैं कि राष्ट्रत्व
अनेक मूर्त एवं अमूर्त तत्वों से निर्मित होता है। यद्यपि अमूर्त तत्वों की संख्या अधिक होती है। यानी राष्ट्रवाद के अधिक मूर्त तत्व क्या है, ये उन्होंने बताए हैं। पहला है कि एक सुस्पष्ट भूभाग होता है, यानी जो ये बताता है कि ये भूभाग है जो एक अलग अपनी पहचान रखता है। राजनीतिक एकता जिसके घोतक होते हैं। एक संविधान होता है, चाहे वो लिखित हो या अलिखित हो। साथ ही वे बात करते हैं एक सामान्य नागरिकता की। एक सरकार जिसकी समस्त राष्ट्रीय भूभाग पर सत्ता है तथा अन्य राष्ट्रों से निपटने की वो शक्ति रखती है। और बहुभाषीय राष्ट्रों के विभिन्न घटकों में संचार के एक या अनेक व्यवहार माध्यम है। ये तो उन्होंने बताए थे मूर्त तत्व। और राष्ट्रवाद के निर्माण में जहाँ मूर्त तत्वों के अलावा कुछ अमूर्त तत्वों का होना भी अनिवार्य है, क्योंकि वास्तव में अगर हम देखें तो अमूर्त तत्व मूर्त तत्वों की अपेक्षा अधिक संख्या में नहीं है, लेकिन अधिक संख्या में नहीं होते हुए भी वो अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और ये तत्व जो मन की अभिव्यक्तियों द्वारा अभिव्यक्त होते हैं, ये वे तत्व हैं कि मन की वह अभिव्यक्ति जो सभी नागरिकों की निष्ठा समूह की अपेक्षा, यानी जो सभी नागरिकों की निष्ठा है समूह की अपेक्षा राष्ट्र के प्रति स्वाभाविक एवं सामान्य रूप से निर्मित करती है। यानी मन की अभिव्यक्ति अपने समूह के प्रति, अपनी खंडीय निष्ठाओं के प्रति नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति स्वाभाविक एवं सामान्य रूप से निर्मित करती है। ये अमूर्त तत्व था पहला। दूसरा उन्होंने बताया है कि मन की वह अभिव्यक्ति जो राष्ट्र को प्रत्येक समूहों एवं खंडों के हितों को स्वाभाविक एवं सामान्य रूप से राष्ट्रीय हितों के अधीन बनाती है। उसी कड़ी में आगे बात करते हुए जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि एक और अमूर्त तत्व की बात करते हैं कि मन की वह अभिव्यक्ति जो प्रत्येक राष्ट्र को राष्ट्र के प्रति नागरिक समूह तथा खंड के हितों के बारे में स्वाभाविक एवं सामान्य रूप से विचार करने के लिए प्रेरित करती है। स्वाभाविक एवं सामान्य रूप से विचार करने के लिए प्रेरित करती है। जयप्रकाश नारायण के इन विचारों से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्र के निर्माण में केवल भूभाग एवं स्वायत्त शासन ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसके साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण है व्यक्तियों में आध्यात्मिक एवं बौद्धिक एकता का पाया जाना बहुत ही अनिवार्य है। इसी कड़ी में हम आगे बात करते हैं नील जे स्मेल्सर की। स्मेल्सर लिखते हैं अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में, वे कहते हैं कि राष्ट्रीयता से मेरा अर्थ उस विचार से है जो कि एक राष्ट्र राज्य व्यक्ति से प्राथमिक निष्ठा के रूप में प्राप्त होता है। यह निष्ठा क्षेत्र, प्रजाति, संप्रदाय या भाषा जैसी निम्नतम निष्ठाओं से ऊपर होती है।
निम्नतर निष्ठाओं से ऊपर होती है, कि जहाँ व्यक्ति अपना प्राथमिक जो कर्तव्य है वह राष्ट्र के प्रति निभाता है। यानी इस राष्ट्रीयता को स्पष्ट लिखते हुए वे कहते हैं कि ऐसा राष्ट्र एक सक्षम सामाजिक श्रेणी बन जाता है जो निष्ठाओं को अधिग्रहित करने के काम आता है और सामाजिक कार्य को वैधता प्रदान करने का माध्यम बनता है। वास्तव में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीयता आज एक प्रमुख विचारधारा बन गई है और एशिया और अफ्रीका की नवोदित राष्ट्रों के संदर्भ में राष्ट्रीयता की यही परिभाषा लागू होती है। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीयता की उपयुक्त व्याख्याओं के आधार पर राष्ट्रीयता की निम्नलिखित विशेषताओं को हम देखेंगे। पहला, राष्ट्रीयता एक भावात्मक तथ्य है जो नागरिकों की राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च निष्ठा में को अभिव्यक्त करता है। यानी राष्ट्रीयता एक भावात्मक तथ्य है। लोग अपनी भावनाओं से राष्ट्र के प्रति जुड़े होते हैं और वो नागरिक जो होते हैं वो सर्वोच्च प्राथमिकता अपने राष्ट्र को देखते हैं। फिर है नेक्स्ट, राष्ट्रीयता की आधारशिला सामाजिक संरचना में ही निहित होती है। यानी जैसा समाज होता है उसकी जैसी संरचना होती है और समाज की संरचना में ही राष्ट्रीयता की आधारशिला निर्मित होती है। फिर है राष्ट्रवादी आंदोलनों में पुनर्जागरण का तत्व पाया जाता है, जिसके द्वारा जनता अपने भूतकाल को अति गौरव प्रदान करती है। यानी जो राष्ट्रवाद के प्रति जो आंदोलन हुए उनमें पुनर्जागरण का तत्व पाया जाता था और उन्हें याद करके, अपने भूतकाल को याद करके वो अति गौरव प्रदान करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राष्ट्रीयता का प्रतीक तत्व एक से होने की चेतना या सजातीयता की भावना है। कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड। निश्चित भौगोलिक सीमाएं और राजनीतिक संगठन इस प्रेरक तत्व को बल प्रदान करते हैं। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीयता एक विचारधारा भी है जिसमें राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की भावना निहित है और इस दृष्टि से हम कहेंगे कि राष्ट्र के विकास में रचनात्मक भूमिका निभा सकती है। अंग्रेजी शासनकाल से पूर्व भारत में राष्ट्रीयता की भावना कम पाई जाती थी और इसका एक मुख्य जो कारण था वो ये था कि भारत एक विशाल देश था जिसमें विभिन्न धर्मों, प्रजातियों, जातियों और जनजाति के लोग निवास करते थे और उनमें भाषाओं एवं संस्कृतियों की विविधता पाई जाती थी। और भारत में जो राष्ट्रीयता का उद्भव हुआ वह अंग्रेजी शासनकाल में, यानी जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का शासन था उस समय पश्चिमीकरण के परिणाम स्वरूप तथा स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ इसका विकास होना शुरू हुआ। तो इस तरह से आज हमने देखा
कि भारत में राष्ट्रीयता का उद्भव किस तरह से हुआ और भारत में राष्ट्रीयता की को किस तरह से A.R. देसाई, जयप्रकाश नारायण और नील जे स्मेल्सर ने स्पष्ट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि भारत में राष्ट्रीयता का विकास किन चरणों में हुआ। थैंक्स। हैव ए नाइस डे।